हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शास बायोलॉजी। आज हमने अभी तक हमने इसमें G0 फेज़ तक पढ़ लिया था कि सेल साइकिल में G0 फेज़ क्या होता है, और आज हम अपना मिटोटिक फेज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो G0 फेज़ क्या होता है, उसे हम क्वेश्चन स्टेज कहते हैं। इसमें सेल क्या होता है, सेल जो होता है अपने आप को इस सेल साइकिल से अलग कर लेता है, और अलग इसलिए कर लेता है क्योंकि अब उस स्पेशली कहाँ देखा जाता है, हर्ट्स में देखा जाता है, हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट के सेल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, उन्हें डिवाइड नहीं करना होता है, तो वो आगे चल के अपने आप को डिवाइड नहीं करते और सेल साइकिल से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ठीक है, मगर हाँ, अगर कोई इंजरी होती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सेल की कमी पड़ती है, कुछ होता है, तो ये जो G0 फेज़ वाले सेल्स हैं ये वापस उसको प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, मतलब वापस अपने फेज़ में आ सकते हैं। मगर अभी के लिए ये क्या करते हैं, ये अपने आप को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे का पार्ट आज हम एम फेज़ पढ़ते हैं। एम फेज़, दिस इज़ द फेज़ वेयर एक्चुअल सेल डिवीज़न ऑकर। अभी तक तो सिर्फ तैयारियां चल रही थी, अब तो कहानी में मेन पार्ट आया है। मेन पार्ट इन द सेंस मतलब अब तो जो आपका फेज़ है जहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवीज़न होगा, वो वाला पार्ट अब हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ तैयारियां कर रहे थे कि डीएनए को डिवाइड करो, साइटोप्लाज्म को ये करो, इसको वो करो, उसको वो करो, मगर अब तो हम मेन जगह पर आए। देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट्स एंड डॉटर सेल रिमेन द सेम, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। देखिए, एम फेज़ को हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहेंगे। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके 46 थे सेल पेरेंट सेल्स में, वही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके किसके अंदर रहेंगे, आपका जो नया डॉटर सेल बन रहा है उसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर होती है? ये आपके सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी बॉडी के आपके सारे सेल्स में होते हैं। क्योंकि जब आपको चोट लग जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा आपका हाथ जल जाता है या फिर घिस जाता है, घिसने की मतलब कोई घिस, आप गिरे ज़मीन पे और वो छिल गया, तो थोड़े दिनों बाद वो स्किन का वो पार्ट जो पैच होता है जहाँ पर चोट लगी थी, वो धीरे 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 क्या करता है, हील हो जाता है, और जो जहाँ पे जो सेल डैमेज हुए थे उनकी जगह नया सेल आ जाता है। ऐसा तो नहीं रहता कि जख्म आपका पता चला भरा ही नहीं, थोड़े टाइम बाद वो उसका निशान भी धीरे धीरे कर करके क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है ना। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि पुराने सेल जो डैमेज हो गए, जो ख़राब हो गए, उनकी जगह नए सेल ले लेते हैं, और नए सेल की वजह से वो इंजरी जो होती है वो पूरी तरह से भर जाती। चलिए देखते हैं। इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि इसमें इक्वली क्रोमोसोम को बांटा जा रहा है। अब ये भी कैसे होता है? ये होता है बेसिकली किसके अंदर, क्रायोकाइनेसिस में। देखिए, दो तरह के डिवीज़न होता है, एक होता है क्रायोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। देखिए, सिंपल समझते हैं। क्रायोकाइनेसिस में क्या होता है, क्रायोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो डिवीज़न होते हैं। देखिए, जो डीएनए या फिर क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है, वो ऐसा नहीं है कि घर की खेती है कि हाँ भाई इतना वाला पार्ट तुम ले लो और इतना वाला पार्ट हम ले लेंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर हमें कहीं भी टगोवार करानी पड़ गई तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे जो राइट साइड खड़े जितने स्टूडेंट है वो इस वाली टीम में, और लेफ्ट साइड जो खड़े हैं इधर, हो सकता है राइट वाली साइड में बच्चे ज़्यादा हों या लेफ्ट वाली साइड में बच्चे ज़्यादा हो या राइट वाले में कम हो, तो ऐसे तो पार्शलिटी हो जाएगी ना, किसी को ज़्यादा टीम मेंबर मिल गए और किसी को कम। तो इसीलिए जो ये डीएनए का बांटने का काम है, ये जो क्रोमोसोम्स और डीएनए जो बंटने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा एक सीक्वेंस मैनर में करा जाता है। अगर आप इसे सीक्वेंस मैनर में नहीं, अगर ये चीज़ सेल सीक्वेंस मैनर में नहीं करेगा ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसलिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रायोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्या होता है? सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और क्रायोकाइनेसिस में उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी न्यूक्लियस का पूरा अंदर का जेनेटिक मटेरियल, पूरा सारा क्रोमोसोम्स आपके क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, मतलब वो बांटे जाते हैं। डिवाइड इन द सेंस वो बांटे जाते हैं। डॉटर सेल को बांट रहे हैं तो बराबर तो बांटेंगे, क्या आधा दे देंगे कि पता चला उस सेल में ही गड़बड़ी हो गई? तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसे इक्वल बांटेंगे ना। और इक्वल बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होकर बांटना पड़ेगा। तो अब क्या, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्रायोकाइनेसिस होगी जिसमें क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। ठीक है,
यानी जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना, तो क्रायोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और जो आप ये पढ़ेंगे ना, ये जो पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे किसका पार्ट है? ये क्रायोकाइनेसिस का पार्ट है, साइटोकाइनेसिस का पार्ट नहीं है। क्योंकि क्रायोकाइनेसिस कंप्लीट होते ही साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। अब बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, ये क्रायोकाइनेसिस कैसे पता चलेगा, साइटोकाइनेसिस कैसे पता चलेगा। तो हमें सिंपल ऐसे याद करके रखना है कि C फॉर साइटोकाइनेसिस एंड C फॉर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है किसके थ्रू? साइटोकाइनेसिस के। तो इसका मतलब ये तो कंप्लीट हो गया कि हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस, क्योंकि C फॉर साइटोकाइनेसिस एंड C फॉर साइटोप्लाज्म। और अब जो बचा क्रायोकाइनेसिस, तो जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियर डिवीजन है। ऐसा ही है, अगर दो में हमें एक पता चल रहा है तो दूसरा तो हम यूं ही बता देते हैं क्या है ना। तो न्यूक्लियर डिवीजन को क्या कहेंगे हम? क्रायोकाइनेसिस कहेंगे, और साइटोकाइनेसिस कहेंगे आपके साइटोप्लाज्म के डिवाइड को। देखिए, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स। चलिए आगे चलते हैं। माइटोसिस मोस्टली ऑकर इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल ऑफ एनिमल्स विच फ्यू एक्सेप्शंस हिप्लॉयड मेल ड्रोन ऑफ हनीबीज। ये क्या कह रहे हैं? माइटोसिस हमेशा किस में होती है? डिप्लॉयड सेल्स में होती है, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में। डिप्लॉयड्स मतलब जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होता है, ठीक है, उनमें ही माइटोसिस होती है। क्योंकि माइटोसिस क्या करती है? सेल को बढ़ाती है, सेल के नंबर को बढ़ाने का काम होता है। चोट लग गई तो नए सेल आएंगे, तो न पहले सेल के नंबर तो बढ़ा लो, तभी तो नए सेल लाओगे, तो नए सेल डिवाइड हो जाएंगे, पुराने सेल हटेंगे और नए सेल डिवाइड होकर चोट को भर देंगे। तो ये सब क्या है? ये आपका सोमेटिक जगह पर हो रहा है पूरी बॉडी में, और कहाँ पर नहीं होगा? आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मियोसिस होती है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और हिप्लॉइड कहाँ होता है? मेल ड्रोन ऑफ हनी बीज में। हनी बीज का बड़ा अजीबो गरीब चक्कर है। हनी बी की जो मेल बनते हैं ना, वो जो उनका एग होता है ना, वो अपने आप ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो एग है वो बिना किसी मेल गैमेट के फ्यूज़ हुए वो अपने आप में क्या कर जाता है? फर्टिलाइज कर जाता है, और उससे मेल हनी बी के मेल बन जाते हैं। अब हनी बी के मेल में और हनी बी में क्या डिफरेंस है? हनी बी पे क्रोमोसोम नंबर पूरे होते हैं, जबकि जो ड्रोन है उनके ऊपर क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं। अब आप कहोगे ये कैसी बात हो गई? देखो, अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 23 मदर से मिले, 23 फादर से मिले, तो जाहिर सी बात है ना, तो अब क्या होगा? इसमें मिल गए हमें क्रोमोसोम, मगर जो हमारी बॉडी से जो गैमेट जाता है वो तो 23 क्रोमोसोम लेके जाता है ना। अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं अपना गैमेट दूंगी ना, 23 वाला क्रोमोसोम वाला फीमेल गैमेट दूंगी ना, मेल का गैमेट थोड़ी ना ले लूँगी। तो मेल के क्रोमोसोम कहाँ से आएंगे? वो मेल के गैमेट से आएंगे। मगर अगर फीमेल गैमेट विदाउट मेल के गैमेट के फर्टिलाइज कर जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि वो जो ड्रोन बने वो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मिटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया ना, ये किस में काम करते हैं? जेनेटिक कंटिन्यूटी को, सेल बढ़ते रहते हैं। दूसरा, ये ग्रोथ और रिपेयर में काम करते हैं। इन ह्यूमन्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट्स, ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी बार बार रिप्लेस होती हैं। तो इसमें माइटोसिस काम करते हैं, पुराने सेल हटते हैं, नए सेल आते हैं। अब क्रायोकाइनेसिस ऑकर इन 4 स्टेजेस। क्रायोकाइनेसिस क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस डिवाइड करने वाला है, न्यूक्लियर की बात हो रही है ना। बताया था ना, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म और क्रायोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन। देखिए, इन प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, क्योंकि प्लांट की लाइफ ही बहुत लंबी है, तो वो सेल्स डिवाइड ही करते रहते हैं उनके। और ख़ासतौर पे कौन से सेल डिवाइड करते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। ऐसे सेल जिनसे नई पत्तियाँ, नए रूट, नए शूट निकलते रहते हैं, वो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाते हैं। जैसे किसी भी प्लांट की एज पे आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके इस तने के इस पार्ट पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। रूट के एपिकल यहाँ पर भी आपको नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं। मिटोसिस अकाउंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेयर आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर फॉर्म।
अब क्रायोकाइनेसिस किस में होती है? 4 सीक्वेंशियल स्टेज में होती है। ऐसा नहीं है कि अपनी गड़बड़ी से आप इन स्टेजेस को अलग अलग लिख सकते हैं। जो सीक्वेंस होता है ना, उस सीक्वेंस में ही लिखना पड़ता है। प्रोफेज मतलब होता है पहले, मेटा मतलब होता है बीच में, और टीलो मतलब होता है लास्ट में। ऐसे याद कर सकते हैं, प्रोफेज पहले, मेटाफेज बीच में, और एनाफेज आपको याद करना पड़ेगा, और टीलोफेज लास्ट में। ठीक है, तो ये चारों एक ही सीक्वेंस में याद करना है। कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन चारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।